एमीटर में शंट प्रतिरोध का मान है वो सामान्यतः कितना होता है? मापी प्रतिरोध के बराबर होता है, या मापी प्रतिरोध से अधिक होता है, या मापी प्रतिरोध से कम होता है, या किसी भी मान का हो सकता है? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टाइप करके। किसी एमीटर में शंट प्रतिरोध का मान सामान्यतः कितना माना जाता है? हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी मापी प्रतिरोध से कम होता है हमेशा। जो एमीटर होता है या एम्पियर मीटर होता है उसके अंदर बाईपास करंट वाहन के लिए एक अलग से शंट लगाया जाता है, तो उसका प्रतिरोध होता है वो एम्पियर मीटर की अपेक्षा कम होता है हमेशा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों 2 नंबर, इसका आंसर तो ये क्या होगा? वोल्ट मापी की सुग्राहिता सेंसिटिविटी बोला जाता है, तो उसको व्यक्त करने के लिए क्या किया जाता है? वोल्ट मापी होता है या वोल्ट मीटर होता है या वोल्टता को मापने वाला यंत्र होता है, उसकी सुग्राहिता जिसको सेंसिटिविटी बोला जाता है, तो उसको व्यक्त करने के लिए किस चीज़ में देखते हैं हम? वोल्ट प्रति ओम में, या ओम वोल्ट में, या 1 वोल्ट प्रति ओम में, या ओम प्रति वोल्ट में? कौन सा आंसर होगा? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में टाइप करके। जो वोल्ट मापी की सुग्राहिता होती है उसको किस में व्यक्त किया जाता है? हाँ तो दोस्तों इसका एक सूत्र होता है, अगर हमें सुग्राहिता ज्ञात करनी होती है, सुग्राहिता तो बराबर में होता है वोल्ट माप, जो वोल्ट मीटर होता है उसका प्रतिरोध, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बटा में हो जाएगा वोल्ट मीटर की माप सीमा, उसकी मापने की सीमा कितनी है उसका अगर हम भाग देंगे तो बराबर में आ जाएगा आंसर, वो भी किस में आएगा? ओम प्रति वोल्ट में। ये आपको ध्यान रखना है, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी। हमेशा सुग्राहिता किस में व्यक्त की जाती है? ओम प्रति वोल्ट में। अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों 3 नंबर, इसका आंसर तो ये क्या होगा? लैप वाइंडिंग में समांतर पथ कितने होते हैं? 2, 4, या ध्रुवों की संख्या की तुल्य, या 1? कौन सा आंसर होगा? जो लैप वाइंडिंग है उसमें समांतर पथ कितने होते हैं? 2, 4, या ध्रुव की संख्या के बराबर या तुल्य, या 1 होते हैं? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टाइप करके। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी ध्रुवों की संख्या के बराबर होते हैं या तुल्य मान लीजिए। अगला हमारा क्वेश्चन है 4 नंबर, इसका आंसर बताइए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। जो जनरेटर के द्वारा उत्पादित वोल्टेज होती है या उत्पन्न होने वाली वोल्टेज होती है उसका मान ज्ञात करने के लिए कौन सी समीकरण होती है या कौन सा सूत्र होता है इन चारों में से? E बराबर में V माइनस आई ए आर ए, या E बराबर में V प्लस आई ए आर ए, या E बराबर में माइनस एल डी आई बटे डी टी, या E बराबर में माइनस एन डी 5 बटे में डी टी? कौन सा आंसर होगा? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम से पूछा जाता है, सूत्र पूछ भी लिया जाता है। जनरेटर द्वारा उत्पादित वोल्टता का मान ज्ञात करने का सूत्र बताइए। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना इसको अच्छी तरह से। यानी E बराबर में, या ईएमएफ जो पैदा होने वाला होता है, बराबर में V प्लस आई ए, यानी एम जो आर्मेचर होता है उसकी धारा, मल्टीप्लाई आर्मेचर का रेजिस्टेंस। समझ में आ गया होगा आप सभी को, ये होता है इसका सूत्र। अगला हमारा क्वेश्चन है 5 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा? जो धात्विक गुप्त या जिसको कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग बोला जाता है, तो उस पद्धति में जहां दीवार उभरी हुई है, यानी ऊपर नीचे है, जो दीवार है वो एकदम समतल नहीं है, तो वहां पर केबल लगाने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता है? मानक ठोस बैंड्स का, या मानक निरीक्षण बैंड्स का, या धात्विक लचीली नलिका का, या ऑफसेट बैंड्स का? कौन सा आंसर होगा? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टाइप करके। यानी जहां पर दीवार उबड़ खाबड़ है या एकदम समतल नहीं है, ऊपर या नीचे है, तो वहां पर हम कौन सी विधि का उपयोग करेंगे? हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी धात्विक लचीली नलिका का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये लचीली होती है, यानी जहां पर समतल जगह नहीं होगी वहां पर ये उसी का आकार ले लेती है। अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों 6 नंबर, इसका आंसर तो ये क्या होगा? यह भी महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। एक कंक्रीट दीवार तथा छत पर पेंच को लगाने के लिए किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है? लिंक क्लिप का, बुशिंग का, या सैडल्स का, या रावल प्लग का? जल्दी से बताइए।
एक कंक्रीट दीवार है या छत पर पेंच को कसने के लिए किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है। पेंच को किस में कसा जाता है, ये मैंने आपको बताया था जो दूसरा चैप्टर करवाया था विद्युत कार्य के लिए औजार इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का फर्स्ट सेमेस्टर का, जिसमें जिस भी कैंडिडेट ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा देख लीजिए, उसमें सामान्य जानकारियाँ दी गई है इलेक्ट्रिशियन से संबंधित। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी रावल प्लग होता है। रावल प्लग किसको बोल सकते हैं, जो गिट्टी होती है प्लास्टिक की, उसी को बोला जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों 7 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। कैलाश युक्त 2 लीटर का उपयोग ट्रांसमीटर्स में किया जाता है, तो इसका क्या कारण होता है। आवर्ती स्थिरता, निम्न मूल्य, दृढ़ता या सरलता। कौन सा आंसर होगा दोस्तों। कैलाश युक्त जो 2 लीटर होता है उसका उपयोग ट्रांसमीटर्स में किया जाता है, तो आपको कारण बताना है क्या कार्य होता है इसका। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी आवर्ती को स्थिर रखता है। आवर्ती को किस में मापा जाता है, हर्ट्ज में। आवर्ती क्या होती है, 1 सेकंड में चक्करों की संख्या। अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों 8 नंबर, कोलपिट 2 लीटर क्या पैदा करता है। यानी पहले जितने भी 2 लीटर पाए गए थे वो सभी कौन सी तरंग नहीं पैदा करते थे, जल्दी से बताइए। चलिए मैं आपको बताऊंगा बाद में। कोलपिट 2 लीटर क्या पैदा करता है, वर्गाकार तरंग, ज्या तरंग या आवर्धन तरंग या अवमंदित तरंग। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी ज्या तरंग। एक कोलपिट नाम का एक वैज्ञानिक था, उसने क्या किया, एक 2 लीटर तैयार किया जिसका नाम उसने अपने ही नाम पे रख लिया कोलपिट 2 लीटर। पहले जितने भी 2 लीटर बनाए गए थे वो सभी ज्या तरंग नहीं पैदा कर सकते थे, शुद्ध ज्या तरंग। तो इसने क्या किया, कोलपिट नामक एक 2 लीटर तैयार किया जो कि एक प्रकार से शुद्ध ज्या तरंग को पैदा करता है, यानी बी आंसर हो जाएगा इसका। अगला नंबर क्वेश्चन है 9 नंबर। अब बात आती है ब्रेक डाउन स्थिति से पूर्व सिलिकॉन डायोड की जो रिसाव धारा होती है या लीकेज करंट होती है उसका स्तर कितना होता है, 1 म्यू एम्पियर या 100 म्यू एम्पियर या 1 मिली एम्पियर। सॉरी यहाँ पे ए होगा सर दोस्तों, यहाँ पे 100 मिली एम्पियर। कौन सा आंसर होगा जल्दी से बताइए। ब्रेक डाउन स्थिति से पूर्व जो सिलिकॉन डायोड होते हैं उनकी लीकेज करंट या रिसाव धारा, तो उसका स्तर कितना माना जाता है। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी 1 म्यू एम्पियर। अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों 10 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। वह अधिकतम विपरीत वोल्टता जो कोई डायोड सह सकता है तो क्या कहलाती है, थ्रेशोल्ड वोल्टता या शिखर विपरीत वोल्टता, जिसको पीक इनवर्स वोल्टेज बोला जाता है, या इसको हम PIV भी लिख सकते हैं, ये भी लिखा हुआ आता है। कट इन वोल्टता या एवलांची वोल्टता। कौन सा आंसर होगा दोस्तों जल्दी से बताइए। वह अधिकतम विपरीत वोल्टता जो कोई डायोड सह सकता है तो क्या कहलाती है। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी वह PIV कहलाती है, पीक इनवर्स वोल्टेज। अगला हमारा क्वेश्चन है 11 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। यह भी महत्वपूर्ण है। एक शंट फील्ड कुंडली में लघुपथ का पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा होता है, ग्राउलर विधि, ओम मीटर विधि या टेस्ट लैंप विधि या मेगर टेस्ट विधि। कौन सा आंसर होगा। एक शंट फील्ड कुंडली है उसमें अगर हमें शॉर्ट सर्किट का पता लगाना है या लघुपथ का पता लगाना है तो सबसे अच्छा तरीका कौन सा होता है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी ओम मीटर विधि होती है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 12 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। डीसी मशीन का इंसुलेशन प्रतिरोध मापते समय जब मेगर का प्रयोग किया जाता है तो परीक्षण को तब तक करते रहना चाहिए जब तक कि मोटर की जो सुई है वो दोलन करती रहे या स्थिर न हो जाए या शून्य को छू जाए या अनंत को दर्शाए। कौन सा आंसर होगा दोस्तों जल्दी से बताइए। इसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में टाइप करके। अगर आप सभी को टेस्ट अच्छा लग रहा है प्लीज़ लाइक कर दीजिए, हम आपके लिए बहुत सारे टेस्ट लेके आएंगे इसी प्रकार से। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी स्थिर न हो जाए जब तक, यानी तब तक हम उसको अच्छी तरह से टेस्ट करते रहेंगे जब तक कि स्थिर न हो जाए उसकी सुई, पाठ्यांक एकदम सही से न दिखाई। अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों 13 नंबर, इसका आंसर देखिए क्या होगा। एक कोई मोटर है
तो वो झटके के साथ चलती है, तो उसके अंदर दोष कौन सा है? जब हम उस मोटर को ऑन करते हैं तो वो एकदम झटके से स्टार्ट होती है, तो कौन सा दोष हो सकता है? क्या बीयरिंग में लुब्रिकेंट नहीं है, या शाफ्ट की गलत अलाइनमेंट है, या फील्ड वाइंडिंग में खुला परिपथ है, या फील्ड वाइंडिंग में अर्थ दोष है? जल्दी से बताइए कौन सा आंसर होगा। ये कई बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा डी। आपको ध्यान रखना है, फील्ड वाइंडिंग में अर्थ दोष है, तभी वो झटके से स्टार्ट होती है। अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों 14 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। मोटर चलते समय अधिक शोर करती है तो संभावित दोष कौन सा है? फील्ड वाइंडिंग में ओपन दोष है, या गलत अलाइनमेंट है, या बीयरिंग में सूखापन है, या फील्ड वाइंडिंग में अर्थ दोष है? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में टाइप करके इसका आंसर। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी बीयरिंग में सूखापन है, तभी वो अधिक शोर पैदा कर रही है। ये देखिए क्वेश्चन में, मोटर चलते समय अधिक शोर पैदा करती है, यानी चल तो रही है वो लेकिन शोर पैदा कर रही है। शोर क्यों पैदा कर रही है? क्योंकि बीयरिंग में सूखापन है, वो आवाज कर रहा है बीयरिंग उसका। अगर उसमें ग्रीस वगैरह भरा जाएगा तो वो आदमी आवाज नहीं करेगा। अगला हमारा क्वेश्चन है 15 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। जब मोटर को स्टार्ट किया गया तो मोटर नहीं चली, इसका क्या कारण है? यानी हमने पीछे से मोटर को स्टार्ट तो कर दिया लेकिन मोटर अभी तक भी चली नहीं, तो क्या कारण हो सकता है? क्या शाफ्ट जाम या गलत अलाइनमेंट है, या कम्यूटेटर में सूखापन है, या फील्ड वाइंडिंग में अर्थ दोष है, या फील्ड वाइंडिंग में खुला परिपथ दोष है? जल्दी से बताइए कौन सा आंसर होगा। जब मोटर को स्टार्ट किया गया है तो मोटर नहीं चली, कौन सा कारण हो सकता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए, यानी एक तो शाफ्ट उसकी जाम हो सकती है, या उसकी गलत अलाइनमेंट है, उसी वजह से मोटर है वो नहीं चल पा रही है।